नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आज है आखिरी दिन। शाम 7:30 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित। आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए कल शाम संसद में आयोजित की गई थी विदाई कार्यक्रम। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित विदाई कार्यक्रम में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत दोनों सदनों के सदस्य रहे थे मौजूद। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रही थी उपस्थित। सभी सांसदों ने राष्ट्रपति को दी थी भावभीनी विदाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का किया धन्यवाद। साथ ही संसद के सभी सदस्यों का अभिवादन किया स्वीकार। चीन ने फिर दी भारत को खुली धमकी, कहा पहाड़ को हिलाया जा सकता है लेकिन चीनी सेना को नहीं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत चीन के बीच चल रहे गतिरोध पर की टिप्पणी, कहा कि भारत को किसी भी तरह का मुगालता नहीं पालना चाहिए। देश की सेना और मजबूती देने के मकसद से अब महत्वपूर्ण उपकरणों और कुलपुर्जों को अपने ही देश में किया जाएगा तैयार। आयात में देरी के कारण युद्ध की स्थिति के लिए होने वाली तैयारी को प्रभावित होते देख सेना ने लिया ये फैसला। लड़ाकू टैंकों और अन्य सैन्य प्रणालियों के महत्वपूर्ण उपकरणों और उसके कुलपुर्जों को तेजी से स्वदेशी तरीके से विकसित करने की है योजना। गौरव की 2 दिन पहले ही सीएजी की रिपोर्ट से हुआ था यह खुलासा कि इन दिनों गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रही है भारतीय सेना। संसद में रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई युद्ध छिड़ने की स्थिति में सेना के पास है महज 10 दिन के लिए ही पर्याप्त गोला बारूद। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान को दी नसीहत, कहा 1971 की जंग को ना भूले पाकिस्तान। करगिल पराक्रम परेड को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, इसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बन चुका है। वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने से पाकिस्तान को नहीं मिलेगा कोई फायदा। पाक को अपने देश पर ध्यान देना चाहिए और वहां शांति बनाए रखना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जयपुर की एक कच्ची बस्ती में एक दलित कार्यकर्ता रमेश के घर खाया खाना। बीजेपी का बूथ कार्यकर्ता है रमेश पचारिया। दरअसल अपने 3 दिनों के प्रवास के अंतिम दिन दोपहर भोजन के लिए अमित शाह राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ रमेश के घर वार्ड नंबर 29 में गए थे। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर रोटी, दाल, चावल और सब्जी खाई। भोजन में भिंडी और राजस्थानी गट्टे की सब्जी भी थी। सलाद के रूप में प्याज और नींबू था। अमित शाह ने नीचे दरी पर बैठकर पत्तल और दौने में किया भोजन। पानी पीने के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का किया इस्तेमाल। बीजेपी कार्यकर्ता रमेश ने कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे घर आए हैं और जो खाना हम रोज खाते हैं उन्होंने भी वही खाना खाया। जेएनयू में राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए लगेगा आर्मी टैंक। 18वें करगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में जेएनयू की वीसी ने की मांग। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनरल वीके सिंह से कहा कि वो विश्वविद्यालय को सेना का एक टैंक दिलवाने में उनकी मदद करें। टैंक को कैंपस में एक प्रमुख स्थान पर लगाया जाएगा। गौरव की राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए जेएनयू परिसर में सैन्य टैंक को रखने का विचार 9 फरवरी 2016 को आयोजित उस कार्यक्रम के बाद आया है जिसमें कथित रूप से कुछ छात्रों ने भारत विरोधी नारे लगाए थे। इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद दुष्यंत चौटाला ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के पास नहीं है भाजपा और पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा।
दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष दलों को एकजुट होने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अगले आम चुनाव में किसी गैर कांग्रेसी दल का नेता ही करे विपक्ष का नेतृत्व। भारत के जाने माने दिग्गज अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर UR राव का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ एक कार में विस्फोट, 20 लोगों की मौत, कई लोग घायल। यह हमला काबुल के पश्चिम में अफगान संसद के सदस्य मोहम्मद मोहकिक के घर के पास हुआ। अफगानिस्तान की पीपुल्स इस्लामिक यूनिट पार्टी के संस्थापक हैं मोहम्मद। रूसी कंपनी ने पाकिस्तान को दिए Mi-171E हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान को इस साल दूसरी बार इस तरह के हेलीकॉप्टर मिले हैं। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद मायावती ने भरी हुंकार, कहा अब करूंगी बीजेपी का पर्दाफाश। बीजेपी जातिवादी, पूंजीवादी और दलित विरोधी पार्टी है जिसे मैं चैन से नहीं बैठने दूंगी। राज्यसभा से इस्तीफा दे चुकी बसपा प्रमुख मायावती अब अपना उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करेंगी पूरा फोकस। मायावती अब यूपी में दौरा कर होंगी लोगों से मुखातिब। मायावती ने 18 सितंबर 2017 से लेकर 18 जून 2018 तक बनाया यूपी दौरे का कार्यक्रम। मायावती अब हर महीने की 18 तारीख को 2 मंडलों में करेंगी एक रैली। इसी दिन उस इलाके के अहम नेता और कार्यकर्ताओं से करेंगी अलग से मुलाकात। – 18 सितंबर को मेरठ और सहारनपुर से होगी मायावती की पहली रैली की शुरुआत। मायावती ने कहा कि 18 तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि 18 जुलाई को मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और कार्यकर्ता वो दिन भूलना नहीं चाहते। जेवर गैंगरेप कांड के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा के एसएसपी लव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किए कई खुलासे। एसएसपी लव कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाश भरतपुर, झज्जर और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बदमाशों ने जेवर गैंगरेप कांड को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया है कि वह लोग रात के समय वारदात को अंजाम देते थे। चर्चित जेवर कांड में गिरोह के 8 लोग शामिल थे। इस घटना में उन्होंने स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल किया था। बदमाशों के पास से जेवर कांड के पीड़ितों के 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। साथ ही इनके पास से 3 तमंचे, जेवरात, कार, सरिया, एक्सल आदि सामान भी बरामद हुआ है। एसएसपी लव कुमार ने बताया कि जेवर कांड के आरोपियों को पकड़ना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीम लगी हुई थी, जिसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ भी बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्डरों को दी कड़ी चेतावनी। कहा उत्तर प्रदेश में बिल्डर्स और खरीदारों के बीच है बड़ी समस्या। सीएम योगी ने कहा कि नोएडा में खरीदारों की ओर से मिल रही है भारी तादाद में शिकायतें, जिन्हें जल्द करना होगा खत्म। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अवैध कॉलोनियां बनाकर कुछ लोगों ने मुसीबत पैदा कर रखी है। लोग मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। चुनाव आयोग के दावों के विपरीत महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ की बात हुई साबित। आरटीआई के तहत मिली जानकारी से हुआ खुलासा। आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हाल ही में हुए परिषदीय चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की बात आई सामने। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जब मतदान वाले दिन ही सुबह 10 बजे इसकी शिकायत की तो मतदान केंद्र पर नियुक्त निर्वाचन अधिकारी ने इसका संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारत नहीं रच सका इतिहास। फाइनल में इंग्लैंड भारत को हराकर चौथी बार बना वर्ल्ड चैंपियन। जीत के लिए 229 रन के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया उतरी। अच्छी शुरुआत रही, लेकिन अंत में 28 रन की पारी में 7 विकेट गंवा दी। आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में करीबी मैच में हारने वाली भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज ने कहा कि अब महिला क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी मिलेगी तवज्जो।
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को दिया पंजाब पुलिस में डीएसपी की नौकरी का ऑफर। हरमनप्रीत ने इसके लिए किया मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा। इससे पहले 6 साल पहले हरमन को सरकार की तरफ से पुलिस की नौकरी देने से किया गया था इनकार। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।